तो हेलो दोस्तों, हमने पहले 2 लेक्चर कर लिए रैंक बूस्टर क्वेश्चंस के, ठीक है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी के एक्सट्रैक्ट मतलब एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन जो यहाँ वहाँ छुपे हुए होते हैं लेकिन बच्चों की नज़र में आते नहीं है और वही रीज़न बन जाते हैं कि ऐसे लगता है कि पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आया था, लेकिन वैसे होता नहीं है। वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से ही होते हैं और वही क्वेश्चंस 15 से 20 मार्क आपको फेच कर देंगे एक्स्ट्रा, अगर आपको ये क्वेश्चंस पहले से ही पता हो। तो इसकी पूरी सीरीज हमने चालू की है, केमिस्ट्री के लिए भी ये सीरीज चालू होगी। तो आप बायोलॉजी के पहले 2 लेक्चर देख के आ जाइए, ये 3rd लेक्चर है, ठीक है। रैंक बूस्टर क्वेश्चन का 1 और 2 आप देख सकते हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बाकी बच्चे 99.9% गलत करके आएंगे, वैसे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इजेक्ट्स 300 मिलियन स्पर्म्स, हाउ मेनी ऑफ देम मस्ट हैव विगरस मोटिलिटी। मतलब एक मैन है जिसने 300 मिलियन स्पर्म्स वो इजेक्ट कर रहा है एक इजेकुलेशन में, ठीक है। तो उसमें से कितने स्पर्म्स होने चाहिए जो जिनकी विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 90 मिलियन, 120 मिलियन, 72 मिलियन, 96 मिलियन। तो आप इसका आंसर खुद से सॉल्व करके देख लीजिए क्या आपको आता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 72 मिलियन। तो कैसे होगा, तो आप अभी यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, या ये पूरा एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन्ड है, ठीक है। आप ये पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 60% ऑफ स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, ठीक है। मतलब 300 मिलियन का 60% आप कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आएगा 180 मिलियन, ठीक है। आउट ऑफ 180 मिलियन मतलब उस 60% का 40% ऐसे होना चाहिए जिनमें विगरस मोटिलिटी हो। किसका? टोटल का 40% नहीं, बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे। टोटल का 40% नहीं, उसका 40%, मतलब उस 60% का 40%, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 180 मिलियन का 40%, मतलब 72 मिलियन, ठीक है। समझा? टोटल का 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज और उसके बाद उस 60% जो आया उसका 40% का विगरस मोटिलिटी, समझा? ठीक है, ये सॉल्यूशन आप लिख दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉसेज टाउट एक्सिस, ठीक है। ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जिंक। आप आंसर इसका सोच लीजिए। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन ए बोरॉन। तो आप लोग कहोगे एनसीईआरटी में कहाँ पे ये नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने बोर्ड्स के लिए पढ़ाई की होगी तो आपको मिल सकता है सीबीएसई के लिए, ठीक है। जो एनसीईआरटी में पीछे दिए हुए हैं इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, मतलब वो चैप्टर खत्म होने के बाद मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर जैसे ही खत्म होता है, जब इनटेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं वहां पे क्लियर कट मेंशन्ड है कि बोरॉन की डेफिशिएंसी कॉसेज टाउट एक्सिस। तो याद कर लीजिए, ये होगा बाउंसर क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब इसके बाद 2 क्वेश्चन होने के बाद अब आते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा, कॉकरोच हैज हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड्स। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉकरोच के पास कितने सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी ओनली 1, ऑप्शन डी 4। आंसर सोच लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4। एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप डायग्राम देखिए कॉकरोच का, कॉकरोच में जाइए, उसका एनाटॉमी खोलिए, पहला जो डायग्राम मिलेगा आपको जिसमें उसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है वो आपको मिल जाएगा। डायग्राम में आपको 4 ऐसे ब्रांचेस दिखेंगे, मतलब वो 4 ग्लैंड से। पेयर्स पूछा जाए तो 2 पेयर बोलेंगे और टोटल ग्लैंड्स पूछा जाए तो 4 ग्लैंड बोलेंगे। तो कॉकरोच के पास 4 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं या फिर 2 पेयर्स भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है। और कॉकरोच के पास 2 होते हैं सलाइवरी रिजर्वायर, या एक पेयर होता है सलाइवरी रिजर्वायर का जहां सलाइवा स्टोर होता है। आप मेरा कॉकरोच का डिटेल्ड वीडियो भी है, आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता। तो कॉकरोच के पास 4 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, याद करना है और डायग्राम में मार्क कर लीजिए वो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में आपको मार्क करके रखना पड़ेगा वो, क्योंकि थियरी में नहीं दिया हुआ। अभी तक 3 सुपर डुपर क्वेश्चन हो चुके। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्फोंसो कॉर्टी बिगेन हिज करियर बाय स्टडीइंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ऑफ, ऑप्शन ए मैमल्स, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी एम्फीबियंस, ऑप्शन डी रेप्टाइल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, मैं आपको बताऊंगा, आप आंसर सोच लीजिए पहले, ठीक है। तो इसका आंसर है रेप्टाइल्स। तो आप बोलोगे कि कहां पे ये क्वेश्चन, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी खोलिए, उसके पहले अल्फोंसो कॉर्टी सर का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें फर्स्ट लाइन है, अल्फोंसो कॉर्टी बिगैन हिज करियर बाय स्टडीइंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स। फैक्ट है ये, ठीक है। अल्फोंसो कॉर्टी ने ऑर्गन ऑफ कॉर्टी डिस्कवर किया था। ह्यूमन फिजियोलॉजी खोलिए, उसके पहले साइंटिस्ट का पार्ट खोलिए, वहां पे आपको क्लियरली ये दिख जाएगा और मार्क करके रख लीजिए क्योंकि यही होगा रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है,
फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन है? ठीक है, ऑप्शन आपके दे रहा हूं मैं, पी महेश्वरी मतलब पंचानन महेश्वरी, ऑप्शन बी दे रहा हूं दिलीप बिस्वास, ठीक है, ऑप्शन सी दे रहा हूं मेहता, ठीक है, केसी मेहता, ऑप्शन डी दे रहा हूं मिश्रा मतलब आर मिश्रा। ठीक है, आपको ऐसे ही ऑप्शंस मिलेंगे नीट के पेपर में और ये हो जाएगा बाउंसर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप, सारे एम से है या फिर एक बीच में आ रहा है विश्वास, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये आंसर आप सोच लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है डी, आर मिश्रा, फुल फॉर्म है रामदेव मिश्रा। ठीक है, आप जब इकोलॉजी खोलोगे, इकोलॉजी के जब स्टार्टिंग का जो साइंटिस्ट का पार्ट है उसमें क्लियर कट फर्स्ट लाइन मेंशन है, आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, उनके कुछ क्रेडेंशियल्स भी दिए हुए नीचे, उसे भी एक बार मार्क कर लीजिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। बहुत बच्चे इसे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन समझ के छोड़ देंगे, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है साइंटिस्ट के बॉक्स में, चैप्टर के पहले, आर मिश्रा, याद कर लेना इसे। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। आपका कोई सजेशन हो, केमिस्ट्री में कोई सजेशन हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, बाय बाय।